नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और मैं एंट्रोपी की क्लास ले रहा हूँ। तो आज उसी सेशन में आगे हम बढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है एंट्रोपी का वो क्या होता है, या जो फिजिकल मीनिंग होती है एंट्रोपी की वो क्या है। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी। ओके, तो इसको हम इस तरह समझते हैं कि एंट्रोपी क्या होता है। इट इज अ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी मॉलिक्यूल का जो पोजीशन का जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, उसको प्रिडिक्ट करना कि वो कहाँ पर होगा, उसी को एंट्रोपी मतलब वो जो क्या प्रेजेंट करता है वो एंट्रोपी। कैसे, मैं एक उदाहरण दे के बताता हूँ। पहले लिख लेते हैं क्या होता है ये एंट्रोपी क्या है। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये कैसे, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक डुग्गू है। ठीक, डुग्गू कौन है? एक पर्सन है। अब ये मत पूछना ये कौन है। डुग्गू एक पर्सन है, ये क्या है? उसका घर है। डुग्गू अपने घर में है, उसके पेरेंट्स हैं, उसका फैमिली है पूरा, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर सब कुछ है। तो उसको जो यहाँ पे प्रिडिक्ट करने का जो चांस होगा वो क्या होगा? हाई होगा। कंपेयर टू किस में? यदि हम कंपेयर करें कि मान ली बोल देते हैं कि जो डुग्गू है वो इंडिया में है। इंडिया क्या है? बड़ा है। तो ये मान लीजिए डुग्गू है, ये है डुग्गू, यहाँ पर ये है डुग्गू। तो इसको जो प्रिडिक्ट करने का जो चांस है, यदि हम इसमें प्रिडिक्ट करेंगे कहाँ पर होगा, तो इसमें जो प्रिडिक्ट करने का चांस है वो क्या है? हाई है। इसमें प्रिडिक्ट करने का जो चांस है वो क्या है? लो। मतलब जो प्रिडिक्टेबिलिटी वो क्या है? इसमें लो है, इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो डिपेंड करता है, यदि प्रिडिक्टेबिलिटी हाई है तो जो एंट्रोपी होगा लेस होगा, और यदि प्रिडिक्टेबिलिटी लेस है तो ये जो एंट्रोपी होगा वो हाई होगा। ओके, इतना समझ में आया? कैसे? यहाँ पे प्रिडिक्ट करने का चांस क्या है डुग्गू का? हाई है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी होगा वो क्या होगा? लेस होगा। यहाँ पे प्रिडिक्ट करने का जो चांस है वो क्या है? लेस है। भाई कोई बहुत ज़्यादा एरिया में, बहुत बड़े एरिया में है, तो उसको यदि ढूंढने जाएंगे तो क्या होगा? आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। तो वही प्रिडिक्टेबिलिटी चांस क्या है? कम है। तो इसमें जो एंट्रोपी होगा कम है, वो उसमें क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, जितना होगा उतना है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या है कि जो रैंडमनेस होता है, वो क्या है? यदि मान लीजिए इंक्रीज कर रहा है, रैंडमनेस यदि किसी भी मॉलिक्यूल का क्या है? इंक्रीज कर रहा है। जो रैंडम है वो क्या है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है उसका? कि जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डरनेस, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होगा? उससे जो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिक्रीज कर जाएगा। जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा उतना ही प्रिडिक्ट करने का चांस कम होगा। प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। ओके, तो एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीजेस।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो इंट्रॉपी हो क्या बताता है, रैंडमनेस को बताता है। एंट्रोपी किसको बताता है, रैंडमनेस को। इसको या हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी किसको बताता है, रैंडमनेस को मेजर करता है। कितना ज़्यादा रैंडमनेस, जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी रैंडमनेस उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी is the randomness, entropy is the measurement of randomness, sorry, entropy is the measurement of randomness। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एंट्रोपी थोड़ा बहुत समझ में आया कि एंट्रोपी जितने जल्दी हम ट्रीट कर लेंगे उसकी एंट्रोपी क्या होगी, उतना कम होगा। और एंट्रोपी जो होती है वो रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी सिस्टम की यदि एंट्रोपी हाई है तो उसका जो रैंडमनेस होगा वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। इतने बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके, एग्जांपल लेके एक समझते हैं। एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में हम लोग एक क्लोज सिस्टम लेते हैं। ये रहा, ये क्या है, वेल इंसुलेटेड है। चलिए इसको क्या कर देते हैं, वेल इंसुलेटेड कर देते हैं। इंसुलेट कर दिए। इंसुलेट करने का क्या मतलब है, हीट ना तो इन करेगी, ना अंदर जाएगी, ना बाहर निकलेगी। इंसुलेटेड हो गया। इसको जो है बीच से डिवाइड कर देते हैं। बीच से डिवाइड हो गया। यहाँ पे परफेक्ट गैस है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, केस 1 है ये। ओके, केस 1 है। यहाँ क्या है, परफेक्ट गैस है। ये क्या है, मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन है, ये परफेक्ट गैस है जिसका जो टेम्परेचर है वो T1 है, वॉल्यूम V1 है, एंड जो एंट्रोपी है वो S1 है। ओके, यहाँ क्या है, यहाँ एब्सोल्यूट वैक्यूम, यहाँ एब्सोल्यूट वैक्यूम है। बिल्कुल केस समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, क्या है, क्या बोल रहा है। केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन है इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं। केस 2 लेते हैं। बिल्कुल सेम है, जो बड़ा छोटा उसको मत देखिएगा कि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। या तो एक काम कर सकते हैं,
सॉरी यार, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ सेलेक्ट हो गया। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी। यदि ये कॉपी हो जाता है और यहाँ पे ये क्या हो गया, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। इसको हम खुद से ड्रॉ ही कर लेते हैं। ज़बरदस्ती लफड़ा लेने से क्या मतलब, जो हमें काम आए इसी को करना चाहिए। ये सेकंड पार्ट हो गया, इसको बीच में मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ये मेम्ब्रेन हो गया, ये मेम्ब्रेन लगाना है। ये लग गया मेम्ब्रेन, ये लग गया। ये इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है। ओके, अब इसमें क्या किया गया है, इसमें इसको तोड़ दिया गया है बीच में। ओके, तो क्या होगा, होगा ये कि जो परफेक्ट गैस है ये निकल के हर जगह फैल जाएगी, फैल जाएगी। ये ऐसे आएगी, ये आएगी, तो जो केस 2 है, केस 2, इसमें टेम्परेचर T2 है, वॉल्यूम V2 है, एंट्रोपी H2 है। तो यदि हम लोगों ने लास्ट पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में पीछे, ये कौन सा केस है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। और इस केस में जो T1 एंड T2 इक्वल होते हैं, V2 किसके बराबर हो जाएगा, 2V1 के। ये साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये दोनों को इक्वल लेते हैं, इक्वल थे ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू 2V1 हो जाएगा। तो क्या प्रिडिक्टेबिलिटी, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम 1 से 2 जाते हैं, केस 1 से 2 जाते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। predictability of position of molecule decreases। तो इससे क्या होगा, जो एंट्रोपी इंक्रीजेस। यदि प्रेडिक्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है मतलब H2 इज ग्रेटर देन S1, जो डेल्टा S है वो क्या होगा, डेल्टा S पॉजिटिव होगा। यहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि जो हमारी फिजिकल फीलिंग थी उसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब हम मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं तो प्रिडिक्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, तो जो हमारा एंट्रोपी है वो इंक्रीज होगा, बिल्कुल। अब एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम मैथमेटिकली एक बार देख लेते हैं। ये तो हमारा जो फीलिंग है वो है, दिख रही है इसमें, तो एक बार मैथमेटिकल फार्मूला से देख लेते हैं।
फॉर्मूला क्या बोलता है? तो फॉर्मूला जो डेल्टा एस 1 से 2 के लिए होता है m सी वी एल एन T2 बाई T1 प्लस आर एल एन V2 बाई V1, ये फॉर्मूला होता है। ये हम आगे डिराइव करेंगे, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना कि ये कहाँ से आ गया क्या आ गया, इसको हम आगे देखेंगे। बस ये समझ लो ये फॉर्मूला होता है तो गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए। तो फिर इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इक्वल है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा एल एन T1 बाई T2, मतलब लॉग एन, लॉग वन की वैल्यू एल एन की वन की वैल्यू क्या होती है 0। ये पार्ट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट सिर्फ बचेगा। डेल्टा एस 1 से 2 इज इक्वल्स टू एम आर एल एन V2 बाई V1। डेल्टा एस 1 से 2 इज इक्वल्स टू एम आर एल एन V2 इज इक्वल्स टू 2V1, एल एन 2 बचेगा। एल एन 2 की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कितना होता है 0.693 ये होती है। तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मास पॉजिटिव होता है। तो ये जो टोटल वैल्यू आ गया ये क्या है, पॉजिटिव है, टोटल पॉजिटिव। तो जो डेल्टा एस है वो क्या आएगा 1 से 2 वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ से भी हम लोग देख लिए, फॉर्मूले से भी प्रूव हो गया। पहले हम लोगों ने फिजिकल फील लिया कैसे ये होता है प्रेडिक्टिबिलिटी से, फिर यदि प्रेडिक्टिबिलिटी डिक्रीज करिए एंट्रोपी बढ़ेगी, फिर हम लोग फार्मूले से वैल्यू पुट करके देख लिए, यहाँ से एंट्रोपी भी बढ़ रही है, मतलब एंट्रोपी हमारी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉर अ प्योर सब्सटेंस। फॉर अ प्योर सब्सटेंस, तो फॉर अ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मान लीजिए एग्ज्यूम करते हैं ये क्या है, सॉलिड फेज है, सॉलिड फेज। यहाँ पे एक डुग्गू है, यहाँ डुग्गू बैठा है, तो ये क्या मूव कर सकता है कहीं पे, सॉलिड फेज है, मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा यदि ये घूमना फिरना चाहेगा तो ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है। तो इसका एरिया क्या होगा ऑसिलेट करने का, इतना होगा। बहुत ज़्यादा यदि बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर लेगा इतना घूम पाएगा। इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेट है, क्या करेगा, ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट का जो एरिया है वो इतना है। अब ले लेते हैं एक और, ये क्या है, लिक्विड फेज है, या गैसियस फेज ले लेते हैं, सीधे डायरेक्ट गैसियस फेज लेते हैं, लिक्विड में हो गया, डायरेक्ट लेते हैं ये गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में क्या है, ये हमारे डुग्गू साहब हैं, तो क्या इनकी कोई लिमिट है, कहाँ रह सकते हैं ये, कभी यहाँ भागेंगे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कहीं यहाँ, पूरा रैंडम मोशन होगा। क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। तो यहाँ पे इनको ढूंढने की चांस क्या है, ढूंढने का चांस बहुत ही कम होगा सॉरी। तो यदि यहाँ पे डुग्गू है सॉलिड फेज में, तो हम आज से 100 साल बाद भी आएंगे, आसानी से दूर से देख के बता देंगे कि ये जो सर्कल है यहीं पर घूम फिर के कहीं पे डुग्गू होगा, यहीं पर ऑसिलेट कर सकता है और कहीं नहीं। लेकिन यहाँ से यदि 2 सेकंड बाद भी हम लोग आके देखते हैं तो हमें पूरे में ढूंढना पड़ेगा, ये जो पूरी इसकी बाउंड्री है इसके अंदर ये कहीं पर भी हो सकता है। तो इसकी जो प्रेडिक्टिबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, एंट्रोपी हाई होती है। इसको ऐसे नहीं, इसको हम लिखते हैं, एक टर्म बना के लिखते हैं, टर्म ये, इफ
पूरा ग्रीन पेन से लिखते हैं। इसमें मोर प्रेडिक्टेबिलिटी देन एंट्रोपी लेस। एंट्रोपी क्या होगी? लेस। और इस केस में लेस प्रेडिक्टेबिलिटी, तो एंट्रोपी मोर। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन आता है कि जो सॉलिड के केस में होता है, यदि सॉलिड फेज है, क्या है, यदि प्योर सब्सटेंस, यदि सॉलिड फेज है तो उस केस में प्रिडिक्ट करना क्या इजी होता है, और जो एंट्रोपी होता है वो लेस होता है। और लिक्विड या गैस फेज में, यदि लिक्विड फेज में जाएंगे तो उसमें और कम होगा प्रेडिक्टेबिलिटी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। जब गैस में जाएंगे तो और ही ज़्यादा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा होता है। प्रेडिक्टेबिलिटी के चांस क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है गैस फेज में। तो ये फॉर प्योर सब्सटेंस के लिए था। आगे देखते हैं, फिर से एक प्योर सब्सटेंस लेते हैं। किसके लिए है? ये भी प्योर सब्सटेंस के लिए है। ओके, यहाँ पे एक लेते हैं सॉलिड फेज। कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, उठा के इसको बराबर पुट कर देंगे। तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। ये दोनों क्या है? सेम सब्सटेंस है। ये भी क्या है? सॉलिड है। ये सॉलिड फेज है और ये भी सॉलिड फेज है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। डिफरेंस क्या है? T2 इज ग्रेटर देन T1। यहाँ पे डुग्गू है, यहाँ पे जो इसका ऑसिलेशन होगा वो कहाँ पर होगा? इतने में होगा। यहाँ पे डुग्गू है, टेम्परेचर ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा होगा, इसका जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम ये पता चला कि सॉलिड फेज क्या है? दोनों सेम है। दोनों सेम सॉलिड फेज के लिए भी यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनका जो ऑसिलेशन का जो एरिया है वो इंक्रीज करता है, जिससे उनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट के केस में, फर्स्ट टू टू, जब हम, ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो जब हम 1 से 2 जाते हैं, 1 से 2 जाते हैं, तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, टेबिलिटी, ये डिक्रीज कर रही है, प्रेडिक्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे रैंडमनेस, सबसे पहले लिखेंगे क्या? रैंडमनेस इंक्रीजेस, प्रेडिक्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो किसी भी सॉलिड फेज में, सेम सॉलिड फेज में यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज होता है, और जो प्रेडिक्टेबिलिटी वो डिक्रीज होती है। ऐसे जो एंट्रोपी है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाता है।
अब इसको ये हम मान सकते हैं, इसके लिए हम एक इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सा, ये इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, तो हम लिख सकते हैं फॉर इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस डेल्टा S 1 to 2 is equals to MC ln T2 by T1। ये हमारा मेन आज का फॉर्मूला है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए। अब देखिए इसमें डिपेंड करता है ये, मतलब जो डेल्टा S है, जो डेल्टा S है एंट्रोपी चेंज है, वो डिपेंड करेगा ln T2 by T1 पर। क्यों M, जो M है ये पॉजिटिव होगा, C पॉजिटिव होगा। अब डिपेंड करता है ये इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 देन ln T2 by T1 positive and delta S 1 to 2 positive। But if T2 is less than T1 ln T2 by T1 negative, delta S 1 से 2 negative। ओके, ये दोनों आज के कंक्लूजन आ गए। तो एक बार हम जितना आज पढ़े हैं उसको कंक्लूड करके एक कंक्लूजन लाइन में हम लोग लिख लेते हैं सभी को, ताकि आप लोगों को पढ़ने में समझने में आसानी हो। और आज का क्लास भी यहीं ख़त्म करेंगे। कंक्लूजन क्या है, यही मेन पॉइंट है, इनको याद रखना। पहला कंक्लूजन है एंट्रोपी इज related to the predictability of position of molecule ये हुआ। तो जो इससे क्या पता चलता है हमें, यदि डिसऑर्डरनेस इंक्रीज करेगा, देन जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी ये डिक्रीज करेगी एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस। फर्स्ट कंक्लूजन आ गया। सेकंड कंक्लूजन लिखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या है, एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज entropy can be defined as, राइटिंग थोड़ा कम सही है लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं। The entropy can be defined as the measurement of, ये हम लोग लिख चुके हैं ऊपर ना, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस को मेजर करता है कौन, एंट्रोपी। ये सेकंड पॉइंट था। किसका रैंडमनेस, यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट भूल रहे हैं, मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल रैंडमनेस, जो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस, मॉलिक्यूलर का जो रैंडमनेस है उसको डिफाइन करता है। थर्ड पॉइंट आता है एंट्रोपी ऑफ अ entropy of a substance is minimum, entropy of a substance is minimum in solid phase। ये हम लोग देख लिए थे। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को,
होनी नहीं चाहिए। और मैक्सिमम किस में होगी बता सकते हैं आप? वाइल मैक्सिमम इन गैसियस फेज। नेक्स्ट कंक्लूजन, हीट सप्लाइड टू, किसके लिए हम लोग पढ़े थे? इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए पढ़े थे। हीट सप्लाइड टू इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, हम लोग देखे थे ना सॉलिड में क्या किया था हम लोग, टेम्परेचर इंक्रीज किए थे, तो उससे क्या आया था? डेल्टा एस किसके इक्वल था? mc/ln T2/T1 के। तो ये लिखा जा रहा है हीट सप्लाइड टू इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस the position of molecule becomes less क्या किए थे? टेम्परेचर इंक्रीज किए थे, जो प्रेडिक्शन था वो क्या था? लेस हो गया था, लेस प्रिडिक्टेबल हो गया था। उससे क्या आया था? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। ओके, तो ये आज के कंक्लूजन हो गए। और आप लोग पिछले वाली जो क्लास में पढ़ाया गया उसको जरूर रिवाइज करते रहिएगा, वरना भूल जाएगा। किस दिन मैं टाइम लेके उसको रिवाइज भी करा दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि फोर्सफुली यदि पढ़ाई होती है तो वो उतना बेनिफिट नहीं देता है। यदि खुद से जब तक आपको लगन नहीं होगी तब तक आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।